वीरपुर गांव में एक सोनू नाम का धोबी रहता था। उसके पास बहुत सारी मुर्गियां थीं, मुर्गा, और वो रोज 100 अंडे देती थीं। वो उन अंडों को टोकरी में रख लेता था। सोनू अपनी पत्नी से बोलता है, सीमा, मैं अंडे बेचने जा रहा हूँ, मुर्गी को दाना डाल देना। हाँ जी, डाल दूंगी। सोनू स्कूटर पर शहर के घरों में अंडे पहुंचाने जाता था। सोनू और सीमा दोनों मुर्गियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वही मुर्गियां उनके जीवन का आधार थीं। कभी कभी अगर मुर्गियों के अंडे बच जाते तो वो गांव के लोगों में बांट देते। एक दिन सोनू अपने घर फ्रिज खरीद के लाता है। गांव में किसी घर में फ्रिज नहीं था। सोनू मिठाई लेकर अपने पड़ोसी कालू के घर पहुंचता है। लीजिए कालू भैया, मिठाई खाइए। किस बात की मिठाई है? आज मैं फ्रिज खरीद के लाया हूँ। क्या, फ्रिज? ये तो बहुत अच्छी बात है। कालू सोनू से बहुत जलता था। सोनू जब चला जाता है तो कालू अपनी पत्नी से कहता है, इनकी मुर्गियां तो काम वाली बन गई हैं। इनके अंडों से ये अमीर होते जा रहे हैं। एक हमारी गाय है, पूरे दिन में मात्र 5 लीटर दूध देती है। कालू की पत्नी, और जब भी इनके घर कोई भी नई चीज आती है, हमें मिठाई खिलाने जरूर आते हैं जलाने के लिए। कैसा रहेगा अगर हम इनकी मुर्गियां चुरा कर अपने घर ले आए? क्या पागल हो गई हो? कालू की पत्नी, अरे तुम पागल हो गए हो क्या? मुर्गियों को यहाँ ले आओ और उन पर निशान लगा देंगे, और गांव वालों को कह देना कि बाजार से नई मुर्गियां लेकर आए हैं। कालू पत्नी से बोला, बात तो तुमने सही कही है। रात में जब सोनू और सीमा सो जाते हैं, कालू चुपके से उनके घर में घुस जाता है और मुर्गियों को अपने घर में ले आता है। मुर्गियों पर वो निशान लगा देता है और सो जाता है। अगले दिन जब सोनू और सीमा सोकर उठते हैं तो वो देखते हैं कि मुर्गियां गायब हैं। है भगवान, ये मुर्गियां कहाँ चली गईं? बेचारे सोनू और सीमा अपने पड़ोसियों पर बिल्कुल भी शक नहीं करते। पूरे गांव में मुर्गियां तलाशते रहते हैं। जब पूरे गांव में मुर्गियां नहीं मिलती तो दोनों जंगल में बैठकर रोने लगते हैं। उस दिन दोनों खाना भी नहीं खाते। सीमा, पता नहीं हमारी मुर्गियां कौन ले गया। तभी सोनू देखता है जंगल में कुछ मुर्गियां घूम रही हैं। सोनू और सीमा दोनों उनके पास जाते हैं। सीमा सोनू से बोलती है, यह तो हमारी मुर्गियां नहीं है। हाँ, ये तो हमारी मुर्गियां नहीं है, लेकिन लगता है भगवान ने इन्हें हमारे लिए भेजा है, वरना ऐसे घने जंगल में किसी को मुर्गियां कैसे मिल जाएंगी। सोनू और सीमा उन मुर्गियों को अपने घर ले आते हैं। अगले दिन सीमा मुर्गियों के अंडे उठाने लगती है। तभी उसे एक सोने का अंडा दिखता है। अरे सुनते हो, देखो मुझे क्या मिला है। क्या, सोने का अंडा? ये मुर्गी ने कैसे दिया? अगले दिन जब मुर्गियां अंडे देती हैं तो उसमें एक और सोने का अंडा दिखता है। लगता है ये मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है। सोनू और सीमा को रोज एक सोने का अंडा मिलने के कारण वो लोग जल्दी ही अमीर हो गए। वो जल्दी एक बड़ा घर बनवा लेते हैं और गाड़ी भी खरीद लेते हैं। उधर कालू जब भी मुर्गियों के अंडे उठाता तो मुर्गियां कालू को चोंच मारती। कालू और उसकी पत्नी मुर्गियों को मारते थे और जबरदस्ती अंडे उठाते। इन मुर्गियों ने तो नाक में दम कर दिया है। वहाँ इतने प्यार से अंडे उठाने देती थी, और यहाँ ये मुर्गियों ने इतना नाटक करते हैं। कालू की पत्नी, सोनू का तो इतना बड़ा घर बन गया और उन लोगों ने गाड़ी भी खरीद ली। समझ ही नहीं आ रहा उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। कालू रात में सोनू के घर जाकर देखता है और चुपके से सोनू और सीमा की बातें सुनने लगता है। सोनू, आज हम जो भी हैं अपनी इन मुर्गियों के कारण हैं। अगर रोज एक सोने का अंडा ये ना देती तो हम कभी अमीर नहीं हो पाते। कालू, अच्छा, लगता है इनकी मुर्गी के पेट में ढेर सारे सोने के अंडे हैं। सोनू और सोनू की पत्नी सीमा जब सो जाते हैं तो कालू रात में उनके घर में घुस जाता है और उन मुर्गियों को भी अपने घर ले जाता है।
कालू सोना पाने के चक्कर में मुर्गियों का पेट चीर देता है। मुर्गियों के पेट में सोना नहीं पाता और मुर्गियां मर जाती हैं। कालू की पत्नी, जल्दी से मुर्गियों को फेंक कर आओ, नहीं तो हम फंस जाएंगे। लेकिन गांव का चौकीदार कालू को रोक लेता है। चौकीदार, अरे ये तो सोनू भाई जी की नई वाली मुर्गियां हैं, तुमने इनको मार डाला। चौकीदार कालू को पकड़कर सोनू के घर ले जाता है। सोनू, कालू, तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, हम तुम्हें कितना अच्छा समझते थे। सीमा, कहीं हमारी पहले वाली मुर्गियां तुमने तो नहीं चुराई? बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान की एक रियासत रामगढ़ के राजा सूरजभान को पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उसने अपने महल के पास ही एक बहुत बड़ा उद्यान बना रखा था, जहाँ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी और कुछ पालतू जानवर थे। राजा हर रोज कुछ वक्त निकालकर उन सब पक्षियों और जानवरों से मिलने जरूर जाता था और उनसे बातें करता था, उनकी बातें समझने की कोशिश किया करता था। एक दिन राजा उद्यान में पक्षियों के साथ समय बिता रहा था। तभी एक सैनिक आता है। महाराज की जय हो। महाराज, पड़ोसी राज्य के राजा हरि सिंह के सेनापति आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें आदर सहित अंदर ले आइए। जी महाराज। सैनिक जाता है और सेनापति को साथ लेकर महाराज के समक्ष आता है। महाराज की जय हो। महाराज, जैसा कि हमारे महाराज हरि सिंह को अच्छे से ज्ञात है कि आपसे बड़ा पशु पक्षी प्रेमी आसपास के राज्यों में और कोई नहीं है, उन्होंने उपहार हेतु आपके लिए ये 2 अनमोल बास के बच्चे भेजे हैं। आप इस बहुमूल्य उपहार को स्वीकार करें। राजा बास के बच्चों को हाथ में लेता है और उनके ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, बहुत खूब। मैंने आज से पहले इतने शानदार बास कभी नहीं देखे। राजा हरि सिंह जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहिएगा। हमें उनका ये तोहफा बहुत पसंद आया। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया। और उस उद्यान में पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। वाह वाह, बहुत अच्छे। आज मैं इनका नाम रखूंगा। एक का नाम बादल और दूसरे का नाम पवन है। आज से तुम इन दोनों को इन्हीं नामों से प्रशिक्षित करोगे। जी महाराज, जैसा आप कहें। उसके बाद महाराज कुछ समय पक्षियों के साथ बिताकर वापस महल आ गए और सेवादार उन दोनों बाजों को बादल और पवन के नाम से पुकारने लगा। कुछ दिनों बाद महाराज ने फिर से उद्यान में आकर सभी प्रिय पक्षियों और जानवरों का दौरा किया और सेवादार से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। सेवादार ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ बादल इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं पवन उड़ना ही नहीं चाह रहा। जी हुजूर, पवन के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो पवन को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहते थे।
अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज यानी पवन को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिए जाएंगे। सुनो सुनो सुनो, रामगढ़ के वासियों सुनो, महाराज सूरजभान का आदेश है कि उनके पक्षियों में से प्रिय बाज पवन को जो आसमान की ऊंचाइयों में उड़ाने में सफल रहेगा उसे स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। सुनो सुनो सुनो। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और पवन को उड़ाने का प्रयास करने लगे। पवन, मेरे हाथ पर बैठो पवन। पवन उड़कर उसके हाथ पर बैठ जाता है। अब विद्वान एक रोटी का टुकड़ा आसमान में उछालता है और पवन को उस ओर उड़ने का इशारा करता है। देखा महाराज, पवन उड़ रहा है। अरे ये क्या, ये वापस कहाँ आ रहा है? पवन उड़ता है और वापस आकर विद्वान के सर पर बैठ जाता है। विद्वान शर्मिंदा होकर चला जाता है। चल सुस्तबाज, इधर आ। पवन उसको सुनकर भी अनसुना कर देता है। अरे पवन सुनो, हाथ पर बैठो। पवन ने नहीं सुना और विद्वान उसको जबरदस्ती पकड़ने लगता है। तभी पवन उसको हाथ में काटकर सेवादार के पास चला जाता है। दूसरा विद्वान भी नाकाम रहता है, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस आकर डाल पर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। सैनिक, कौन है जिसने ये कारनामा कर दिखाया? मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखो, पवन और बादल कैसे आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ान भर रहे हैं। उस आदमी को मेरे सामने बुलाओ। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया? मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ। मैं ज्ञान की ज्यादा बातें तो नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा।